प्यारे बच्चों, आप सभी लॉकडाउन के कारण अपने अपने घरों में हैं। ऐसे समय में हम लेकर आए हैं आपके लिए डिजी साथ कार्यक्रम। इसके माध्यम से आप प्रत्येक दिन सोमवार से शुक्रवार तक पूर्वाह्न 10 से 12 तथा अपराह्न 1 से 2 बजे तक अपने अपने कक्षाओं के अनुरूप कार्यक्रम देख सकेंगे। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड। जोहार, JCERT की डिजिटल शाला में आपका स्वागत है। आज के सत्र में हम कक्षा 8 के जीव विज्ञान विषय के पाठ जंतुओं में जनन के बारे में जानेंगे। नमस्कार। हम अपने आसपास बहुत से जीव जंतुओं को देखते हैं। वे जन्म लेते हैं, बढ़ते हैं और अंततः उनकी मृत्यु हो जाती है। फिर भी हम पृथ्वी पर इन जीवों को हमेशा देखते रहते हैं। क्या कारण हो सकता है? मृत्यु होने के बाद भी फिर हम उन्हें देखते हैं। इसमें प्रजनन की प्रक्रिया की मुख्य भूमिका है। जिस प्रकार हमारे शरीर में श्वसन तंत्र, परिसंचरण तंत्र और वृद्धि आदि अनेक प्रक्रियाएं जरूरी हैं, उसी प्रकार हमारे शरीर के लिए, हर जीव के लिए जनन भी एक आवश्यक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में जीव अपने वंश या पीढ़ी को कायम रखने के लिए यह प्रक्रिया होती है। तो आइए जानते हैं जनन की विधियों को। क्या सभी जंतुओं में जनन की प्रक्रिया एक समान होती है? नहीं, क्योंकि कुछ जंतु अंडे देते हैं और कुछ बच्चे को जन्म देते हैं। यहाँ स्क्रीन पर आप देखिए, वहाँ कुछ जंतुओं के नाम दिए गए हैं और उसके सामने अंडे देते हैं और बच्चे देते हैं, ऐसा एक तालिका दिया गया है। इस तालिका में आप देखें और बताएं कि मनुष्य अंडे देते हैं या बच्चे देते हैं। इसी तरह से तितली अंडे देते हैं या बच्चे देते हैं। बिल्ली ये अंडे देती है या बच्चा देती है। कुतिया अंडे देते हैं या बच्चे देते हैं। इस तरह से यहाँ जितने भी जंतुओं के नाम दिए गए हैं, उसमें अगर अंडे देने वाले हैं तो अंडे देते हैं वाला बॉक्स में टिक का निशान लगाना है, और अगर बच्चे देने वाले हैं तो बच्चे देते हैं वाले बॉक्स में टिक का निशान लगाना है। यह आपके पाठ्यपुस्तक के जंतुओं में जनन पाठ में पेज संख्या 45 में दिया गया है। ऊपर के क्रियाकलाप में आपने देखा कि कुछ जंतु जो हैं वे अंडे देते हैं और कुछ जंतु सीधे बच्चे को जन्म देते हैं। जो बच्चे या शिशु को जन्म देते हैं उन्हें जरायुज या विविपेरस कहते हैं, और जो अंडे देते हैं उन्हें अंडप्रजक या ओविपेरस कहते हैं। तो अब हमारे पास इससे पहले जो सूची है वो अब इस सूची में हम लोग वर्गीकृत करेंगे कि कौन जरायुज है, अर्थात कौन शिशु को जन्म देते हैं, और कौन अंडप्रजक है जो अंडे देते हैं। इसका वर्गीकरण करके आपके पाठ्यपुस्तक में दिए गए 45 पेज पर उस सारणी को भरेंगे। जीवों में जनन की विधियां। तो बच्चों, जंतुओं के जनन की
विधियों के बारे में हम समझने का प्रयास करते हैं। जंतुओं में दो प्रकार के जनन होते हैं। एक है अलैंगिक जनन या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा है लैंगिक जनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कुछ छोटे जीव जो होते हैं वे अलैंगिक जनन करते हैं और विकसित जीवों में लैंगिक जनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। आइए अब हम समझते हैं अलैंगिक प्रजनन या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। जो छोटे जीव होते हैं, हाइड्रा जैसे अमीबा, तो हाइड्रा में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या अलैंगिक प्रजनन होता है उसमें ये हाइड्रा में जो है यह मुकुलन विधि द्वारा ये प्रजनन होता है, मुकुलन या बडिंग। इस विधि में क्या होता है कि एक हाइड्रा के शरीर में इस तरह से एक उभार निकल करके आता है जो कि मुकुल कहा जाता है, इसीलिए इस विधि को मुकुलन कहा गया है। और कुछ दिनों के अंतराल में उस मुकुल पर कुछ इस तरह से अंगुली नुमा प्रवर्धन निकलते हैं, जिसको इस तरह से ये स्पर्शक या टेंटिकल्स कहा जाता है। और ये अंगुली नुमा जो ये प्रवर्धन है ये धीरे धीरे बढ़ करके इस तरह से हो जाता है जो कि पूर्ण स्पर्शक के रूप में या टेंटिकल्स के रूप में विकसित हो जाता है और फिर यह अपने मातृ शरीर से अलग हो जाता है और इस तरह एक नया जीव, नया हाइड्रा की उत्पत्ति हो जाती है। इस तरह से इस मुकुलन की प्रक्रिया में हाइड्रा में इस तरह की प्रक्रिया होती है। और भी जीव हैं जिसमें मुकुलन की प्रक्रिया द्वारा जनन होता है, जैसे ईस्ट है, ईस्ट में भी मुकुलन द्वारा यह प्रक्रिया होती है। आइए अलैंगिक जनन या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम लोग और अधिक समझते हैं। इसके लिए अमीबा का उदाहरण लेते हैं। अमीबा, जैसा कि आप जानते हैं कि यह एक कोशिकीय जीव है और अत्यंत सूक्ष्म जीव है। इस अमीबा में द्विखंडन, बाइनरी फिजन, द्विखंडन विधि द्वारा इसमें जनन होता है। पहले एक अमीबा होता है और इसके आगे जब वह जनन या द्विखंडन करने की बात होती है तो उसके बीच में ये धंसता जाता है। ये देखिए, ये धंसता जाता है और वो धंसते धंसते बहुत पतला हो जाता है बीच का भाग, और दो तरफ का भाग ज़्यादा बड़ा होता है और अंत में यह बीच का भाग फ्यूज कर जाता है या टूट जाता है और इस तरह से ये दो अमीबा बन जाता है। इस प्रकार हम लोग अमीबा में देखते हैं कि अलैंगिक प्रजनन द्विखंडन द्वारा होता है। द्विखंडन विभाजन या बाइनरी फिजन इस विधि को कहते हैं। आइए अब हम लोग लैंगिक जनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में जानते हैं, ये होता कैसे है। तो सबसे पहले जानेंगे हम कि लैंगिक जनन है क्या, जिसमें नर तथा मादा युग्मक का संलयन होता है, लैंगिक जनन कहलाता है। अब नर युग्मक और मादा युग्मक क्या है, आगे हम लोग देखेंगे कि
नर युग्मक जो है वो शुक्राणु होता है और मादा युग्मक अंडाणु होता है। आइए अब हम लोग मानव में जनन प्रक्रिया को समझते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि मनुष्य में 2 लिंग पाया जाता है, एक नर और एक मादा। सबसे पहले हम लोग नर जनन अंग के बारे में जानते हैं। इसमें एक जोड़ा वृषण, एक शिश्न या लिंग तथा 2 शुक्राणु नलिकाएं होती हैं। ये वृषण शुक्राणुओं को तैयार करते हैं, जिसे हम नर युग्मक या मेल गैमेट कहते हैं। आप देख रहे हैं चित्र में कि इसमें 2 वृषण हैं और एक शिश्न है तथा 2 शुक्राणु नलिका है। बगल के चित्र में आप देखिए शुक्राणुओं के चित्र हैं, जिसमें एक मुंड होता है या सिर कहते हैं उसको, उसका मध्य भाग होता है और पूंछ होती है। अब इस शुक्राणु में पूंछ क्यों होती है, इसके बारे में भी हम बताते हैं कि जब यह गर्भाशय में जाता है तो इस पूंछ से इसकी गति उत्पन्न होती है और यह आगे तेजी से बढ़ता है। शुक्राणुओं की संख्या एक साथ जो वृषण में उत्पन्न होते हैं लाखों की संख्या होती है, क्योंकि उसमें से एक ही शुक्राणु केवल काम में आते हैं। शुक्राणु में कोशिका के सामान्य संगठक पाए जाते हैं। हर शुक्राणु में जो कोशिकाएं होती हैं उसी तरह की रचना इन शुक्राणुओं में होता है। मादा जनन अंग में एक जोड़ा अंडाशय आप चित्र में देख रहे होंगे, दाएं और बाएं 2 भुजाएं निकली हुई हैं, तो वे दोनों अंडाशय कहलाती हैं। और अंडवाहिनी, जिसमें कि अंडाशय से जो अंड होती है उसको गर्भाशय तक पहुंचाते हैं। अंडाशय मादा युग्मक उत्पन्न करते हैं, जिसको अंडाणु या एग कहते हैं। स्त्रियों में प्रति माह दोनों अंडाशयों में से किसी एक अंडाशय से एक विकसित अंडाणु निकलकर गर्भाशय के समीप अंडवाहिनी या फैलोपियन ट्यूब में पहुंचता है। आप देख रहे हैं चित्र में, ये गर्भाशय बीच का चौड़ा भाग और दोनों ओर अंडाशय, और जो नलिका जैसी रचना है जो गर्भाशय और अंडाशय को जोड़ती है उसको अंडवाहिनी कहा जाता है। और बगल के चित्र में आप देख रहे हैं एक अंडाणु है, और वह अंडाणु जिसमें केंद्रक होता है और एक कोशिका की पूर्ण संरचना उसमें पाई जाती है। अगर हम लोग देखें तो मनुष्य का अंडा 1 मिलीमीटर व्यास का होता है। 1 मिलीमीटर आप समझ रहे हैं, 1 सेंटीमीटर का 10वां भाग, जबकि शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ा होता है और इसलिए पृथ्वी का सबसे बड़ा सेल या कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा ही होता है। हम लोगों ने देखा नर जनन अंग और मादा जनन अंग, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब हम लोग देखेंगे निषेचन। जब अंडाणु और शुक्राणु का संलयन होता है तो निषेचन कहलाता है। ये आखिर निषेचन है क्या और अधिक हम लोग जानते हैं। इस चित्र में देखिए, मादा से या फीमेल से अंडाणु और नर से शुक्राणु, ये दोनों जब संलयित होते हैं, आपस में मिल जाते हैं गर्भाशय के अंदर, तो युग्मनज का निर्माण होता है। तो जब युग्मनज का निर्माण होता है तो हम लोग कहते हैं कि निषेचन या फर्टिलाइजेशन की क्रिया पूरी हुई और युग्मनज आगे चल करके भ्रूण का निर्माण करते हैं, जिसमें पूरे शरीर का लक्षण दिखाई पड़ता है। अब देखेंगे
कि निषेचन कितने प्रकार के होते हैं। निषेचन 2 प्रकार के होते हैं, आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन या इंटरनल फर्टिलाइजेशन और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। आंतरिक निषेचन क्या है कि वह निषेचन जिसमें अंडाणु और शुक्राणु का संलयन मादा के शरीर के अंदर होता है, आंतरिक निषेचन कहलाता है। जैसे मनुष्य में, बकरी में, गाय में, मुर्गी आदि में होता है, उस मादा के शरीर के अंदर। दूसरा है बाह्य निषेचन, वह निषेचन जिसमें अंडाणु और शुक्राणुओं का संलयन जंतुओं के शरीर के बाहर जल में होता है, इसे बाह्य निषेचन कहते हैं या एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। जैसे आप देखे होंगे मेढक के अंडे बरसात के दिनों में आप अगर तालाब जाते होंगे तो वहाँ पर मेढक के अंडे कॉलोनी में या एक साथ गुच्छे के रूप में पाया जाता है, जैसा कि चित्र में आप देख रहे हैं। तो ये मेढक के अंडे जो हैं, इसका रंग और साइज बहुत छोटे होते हैं और मुर्गी के अंडे थोड़े बड़े होते हैं। उनके अंडे कवच से ढके होते हैं, लेकिन मेढक के अंडे कवच से ढके नहीं होते हैं। ये बहुत ही कोमल होते हैं और मादा मेढक एक साथ सैकड़ों अंडे देती हैं और यह जेली की एक परत के साथ जुड़ी रहती है। कॉलोनी में जेली इन अंडों की सुरक्षा भी करती है। मादा जैसे ही जल में अंडे देती है, नर उस पर शुक्राणु छोड़ देता है और प्रत्येक शुक्राणु अपनी लंबी पूंछ की सहायता से जल में इधर उधर तैरकर अंड कोशिका के संपर्क में आते हैं, जिससे निषेचन होता है। यही बाह्य निषेचन है। मछली, स्टारफिश या अन्य कई जलीय जंतुओं में इस तरह का जनन या निषेचन होता है। हम लोग अभी देखें कि शुक्राणु और अंडाणु दोनों का जब संलयन होता है तो युग्मनज का निर्माण होता है और इस युग्मनज से भ्रूण का निर्माण होता है। शुक्राणु यानी स्पर्म, अंडाणु यानी ओवम, ये दोनों जब आपस में संलयित हो जाते हैं तो युग्मनज या जाइगोट बनता है। शुक्राणु को नर युग्मक और अंडाणु को मादा युग्मक भी कहते हैं। अर्थात नर युग्मक और मादा युग्मक जब आपस में संलयित होते हैं, संलयित का मतलब होता है मिलना, वे जब आपस में मिलते हैं मादा के शरीर के अंदर तो युग्मनज का निर्माण होता है या गैमेट का निर्माण होता है और यह गैमेट या युग्मनज कुछ दिनों के बाद भ्रूण में परिवर्धित हो जाता है। अब देखते हैं कि भ्रूण का परिवर्धन कहाँ और कैसे होता है। जैसा कि आपको पता है कि निषेचन की क्रिया गर्भाशय में हुआ तो स्वाभाविक है कि यह भ्रूण गर्भाशय में ही होता है। और आप देखिए चित्र में गर्भ में भ्रूण जो है वह विकसित भ्रूण है, इसी को गर्भाशय कहा जाता है। गर्भाशय में भ्रूण निरंतर विकसित होता है और धीरे धीरे इसमें विभिन्न शारीरिक अंग जो हाथ है, पैर है, सिर है, आँखें हैं इत्यादि उभर करके आते हैं या विकसित होते हैं। भ्रूण की वह अवस्था जिसमें सभी शारीरिक भागों की पहचान हो सके गर्भ कहलाता है। अब देखिए आप चित्र में कि शरीर की सभी भाग स्पष्ट रूप से पहचान में आ रहा है। सिर, कान, नाक, हाथ, पैर, शरीर, इस तरह से इसको गर्भ कहा जाता है। इस प्रकार जब गर्भ का विकास पूर्ण हो जाता है तो नवजात शिशु का जन्म होता है। आइए हम लोग जानते हैं मुर्गियों में निषेचन एवं भ्रूण का
परिवर्धन कैसे होता है। मुर्गी में निषेचन के बाद युग्मनज लगातार विभाजित होता है और अंडवाहिनी में नीचे की ओर बढ़ता रहता है। इसके नीचे बढ़ने के साथ साथ इस पर सुरक्षित परत चढ़ती जाती है। जब कवच कठोर बन जाता है तो मुर्गी इस अंडे को अपने शरीर से बाहर निकाल देती है। मुर्गी के अंडे को चूजा बनने में लगभग 3 सप्ताह का समय लगता है। आपने मुर्गी को अंडे के ऊपर बैठे देखा होगा। इसी अवधि में अंडे में चूजे का पूर्ण विकास होता है। जब अंडे देती है तो आप देखे होंगे किसी अंडे को फोड़ करके उसके अंदर एक पीला भाग होता है और कुछ सफ़ेद भाग होता है। पीला भाग को यॉक और सफ़ेद भाग को सेल सैप या कोशिका द्रव कहा जाता है। वह जो पीला भाग है वही उस अंडे का न्यूक्लियस या केंद्रक होता है। तो उस कवच के अंदर वह जो भ्रूण है वह विकसित होता है। जब मुर्गी अंडे देती है तो उस समय उसके अंदर में चूजा नहीं होता है और जब कुछ अवधि के लिए मुर्गी उस अंडे के ऊपर बैठती है तो चूजे का पूर्ण विकास उस अंडे के अंदर होता है और एक निश्चित अवधि के बाद पूर्ण विकसित जब हो जाता है चूजा तो कवच टूटकर चूजा बाहर निकल आता है। मुर्गी के अंडे पर बैठने से उस अंडे को एक निश्चित ताप, उसको विकसित होने के लिए जो ऊष्मा की आवश्यकता होती है वह ऊष्मा मुर्गी के शरीर से अंडे को प्राप्त हो जाता है। इसको कहते क्या हैं? तो इसको सेना या हैचिंग कहते हैं। यहाँ देख रहे हैं कायांतरण। ये कायांतरण क्या है? तो ये जो अंतर देख रहे हैं एक मेढक का चित्र है और उसके बाद अंडे, टैडपॉल और बाद का टैडपॉल और उसके बाद वयस्क मेढक दिख रहा है। तो ये इसके कायांतरण के या मेढक के जीवन चक्र का ये 4 स्टेज है, 4 चरण है। तो सबसे पहले जब मेढक वयस्क हो जाता है तो यह अंडे देते हैं। आप अपने आसपास के वृक्षों के पत्तों पर कीट के अंडे, बच्चे, इल्ली इत्यादि को ध्यान से देखा होगा। जैसे रेशम के जो कीट होते हैं वे सहतूत के पत्तियों पर अंडे देते हैं। आपने घर के आसपास जलाशय में मेंढक के अंडे से वयस्क बनने की विभिन्न अवस्थाओं को देखने का प्रयास कीजिए। आप कभी तालाब में अगर गए होंगे बरसात के दिनों में तो वहाँ देखेंगे तालाब के किनारे जहाँ पानी कम रहता है वहाँ पर पूंछ वाली एक जीव हिलता डुलता है, तैरता रहता है। यह देखने में मछली जैसा दिखती है लेकिन वास्तव में यह मेढक का टैडपोल होता है, आरंभी टैडपोल, जिसमें पूंछ होती है और फिर वह विकसित होकर के आगे और बढ़ जाता है, वृद्धि होती है उसमें और तब उसको बाद का टैडपोल और उसके बाद वह धीरे धीरे एक वयस्क मेढक बन जाता है। इसी घटना को कायांतरण कहते हैं, क्योंकि एक अंडे से आरंभी टैडपोल और बाद का टैडपोल बनना और उसके बाद वयस्क मेढक का बनना ये कायांतरण कहलाता है। लेकिन मनुष्यों में जो विकास होता है कि जो शिशु अवस्था और उसके बाद वयस्क अवस्था में आता है तो उसके आकार आकृति में परिवर्तन तो होता है लेकिन शारीरिक संरचना में कोई अंतर नहीं आता है। नाक रहता है, आँख रहते हैं, सिर या हेड, हाथ, पैर, अंगुली, नाखून इत्यादि पूरे शरीर के विभिन्न भाग वही रहते हैं, उसी प्रकार के रहते हैं जैसा कि शिशु के जन्म के समय में था। तो बच्चों, आज पाठ में हमने सीखा कि जनन वह प्रक्रिया है जो जीवों में पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतरता बनाए रखने में सहायता करते हैं। तो बच्चों, आज हमने जंतुओं में जनन और जनन की विधियाँ
जनन की प्रक्रिया, कायांतरण आदि अनेक विषय वस्तुओं के बारे में जाना। तो आज इतना ही। थैंक यू। इस प्रसारण से संबंधित सुझाव, अपने प्रश्न इत्यादि आप हमें jcertrg@gmail.com तथा टोल फ्री नंबर 1800-5728-585 पर संपर्क कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, आप सभी लॉकडाउन के कारण अपने अपने घरों में हैं। ऐसे समय में हम लेकर आए हैं आपके लिए डिजी साथ कार्यक्रम। इसके माध्यम से आप प्रत्येक दिन सोमवार से शुक्रवार तक पूर्वाह्न 10 से 12 तथा अपराह्न 1 से 2 बजे तक अपने अपने कक्षाओं के अनुरूप कार्यक्रम देख सकेंगे। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड। नमस्ते दोस्तों, आप सबका झारखंड सरकार के डिजी साथ प्रोग्राम में स्वागत है। आइए देखते हैं कि आज हम क्या पढ़ेंगे। हम एपिसोड की शुरुआत कक्षा 9 के इंग्लिश के चैप्टर ईश्वरन द स्टोरी टेलर के साथ करेंगे और आज हम इस अध्याय के भाग 3 को समझेंगे और साथ साथ इस पर आधारित प्रैक्टिस क्वेश्चंस को भी करेंगे। इसके बाद हम कक्षा 11 में इंग्लिश का चैप्टर को पढ़ेंगे जिसका नाम है We are not afraid to die if we can all be together। तो आइए शुरू करते हैं हम अपना प्रोग्राम डिजी साथ। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्लास। आज हम 9th क्लास की सप्लीमेंट्री रीडर मोमेंट्स का 3rd चैप्टर ईश्वरन द स्टोरी टेलर पढ़ने जा रहे हैं। आइए जानते हैं कि आज हम इस वीडियो में कौन कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे रिकैपिचुलेशन, उसके बाद इंट्रोडक्शन, एंड देन वर्ड मीनिंग्स, एंड देन हॉरर स्टोरी, एंड देन ईश्वरन स्टोरीज इम्पैक्ट। आइए अब हम रिवाइज करते हैं जो भी हमने पिछली वीडियो में पढ़ा। ईश्वरन बिगिंस एन एनेक्डोट अबाउट एन एलिफेंट। ईश्वरन ने एक एलिफेंट के बारे में एक शॉर्ट स्टोरी सुनाई जो कि उसकी रियल लाइफ से रिलेटेड थी। One day a tusker escaped, stumping and smashing whatever came in its way। एक दिन टस्कर वहां से भाग गया और उसके सामने जो भी आया उसने उसको कुचल दिया, स्मैश कर दिया। ईश्वरन emulates the mad elephant by wagging its 3rd toenail। अब क्या हुआ कि ईश्वरन ने उस मैड एलिफेंट की बराबरी करने की सोची और उसके 3rd टोनेल पर उसने एक लकड़ी मारी। With Ishwaran around, Mahindra never felt the necessity of having a TV for entertainment। जब भी ईश्वरन आसपास होता था तो महिंद्रा को कभी भी किसी टीवी की जरूरत नहीं पड़ी एंटरटेनमेंट के लिए। ऐसा क्यों? क्योंकि हम सब जानते हैं कि ईश्वरन स्टोरी सुनाने में बहुत ही माहिर था। आइए जानते हैं आज की वीडियो के इंट्रोडक्शन के बारे में। After hearing Ishwaran's horror story, Mahindra avoided looking out of his window। ईश्वरन की हॉरर स्टोरी सुनने के बाद महिंद्रा ने विंडो से बाहर झांकना बंद कर दिया या फिर कम कर दिया। Mahindra experienced a low moon and a dark cloudy form clutching a bundle। और महिंद्रा ने एक्सपीरियंस किया, उसको लगा कि कोई धीरे से रो रहा है और उसके सामने कोई ऐसा डार्क क्लाउड है जिसने किसी बंडल को पकड़ा हुआ है। Resolving to leave the haunted place the very next day। और अगले ही दिन महिंद्रा ने डिसाइड किया कि वो इस मैटर को रिजॉल्व कर देगा उस हॉन्टेड प्लेस को छोड़कर। आइए जानते हैं
इस चैप्टर के कुछ डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग्स। सो द फर्स्ट वर्ड इज फ्राइटेंड, मीन्स डरा हुआ। जैसे कि आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं कि ये आदमी कितना डरा हुआ है। नेक्स्ट वर्ड इज इंटरप्टेड, मीन्स रोकना। जब ईश्वरन अपनी हॉरर स्टोरी सुना रहा था तो महिंद्रा डर गया और उसने ईश्वरन को इंटरप्ट करने की कोशिश की ताकि वो हॉरर स्टोरी ना सुना सके। नेक्स्ट वर्ड इज फिगमेंट। फिगमेंट मीन्स काल्पनिक कथन। नेक्स्ट वर्ड इज सल्क। सल्क मीन्स नाराज होना। नेक्स्ट वर्ड इज ट्विंकलिंग, मीन्स झिलमिलाता या फिर जगमगाहट। जैसा कि आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं कि इस फैक्ट्री की लाइट्स कितनी जगमगा रही हैं। नेक्स्ट वर्ड इज मोन, मीन्स कराहना या फिर रोना। नेक्स्ट वर्ड इज प्राउलिंग, मीन्स शिकार की खोज। नेक्स्ट वर्ड इज गटरल। गटरल मीन्स कंठ से उच्चारित स्वर। नेक्स्ट वर्ड इज क्लचिंग। क्लचिंग मीन्स पकड़ना। जैसा कि आप इस फोटो में भी देख सकते हैं कि कैसे मम्मी ने इस बेबी को पकड़ा हुआ है। नेक्स्ट वर्ड इज ग्रिंड। ग्रिंड मीन्स उपहास रूपी हंसी। मतलब कि जब हम किसी का मजाक उड़ाते हैं उस टाइम जब हम हंसते हैं तो उसको हम कहते हैं ग्रिंड। आइए जानते हैं अबाउट दी हॉरर स्टोरी। Sometimes saw ghosts at night. ईश्वरन बताता है कि कभी कभी उसको रात को भूत दिखाई देते हैं। Ghost of a woman holding a fetus in its arms. और उसको एक औरत का भूत दिखाई देता है जिसने कि एक बेबी को अपने आर्म्स में पकड़ा हुआ है। There are no such things as ghosts or spirits, but महिंद्रा एक्सप्लेन करता है कि भूत और आत्मा जैसी कोई चीज नहीं होती। Expecting ईश्वरन to sulk for a couple of days. अब क्या होता है कि महिंद्रा को गुस्सा आता है और वो ईश्वरन को थोड़ा डांट देता है। तो महिंद्रा को लगता है कि शायद कुछ दिनों तक ईश्वरन उससे नाराज रहेगा। But he was as cheerful and talkative as ever. लेकिन महिंद्रा ने पाया कि ईश्वरन उतना ही चीयरफुल और टॉकेटिव है जितना कि वो पहले था। ईश्वरन स्टोरीज इम्पैक्ट। आइए जानते हैं ईश्वरन की स्टोरीज का महिंद्रा पे क्या इम्पैक्ट पड़ा। महिंद्रा वेंट टू बेड विद अ सर्टेन अनईज। जिस दिन महिंद्रा ने ईश्वरन की हॉरर स्टोरी सुनी वो उस दिन रात को ठीक से सो नहीं पाया और वो बहुत बेचैन था। He always liked to admire the milk white landscape on full moon nights. महिंद्रा को रात का समय जब पूरा फुल मून हो वैसा सीन देखना बहुत ही अच्छा लगता था अपनी विंडो से। But after hearing Ishwaran's story of the female ghost, he avoided looking out of his window. लेकिन ईश्वरन की हॉरर स्टोरी सुनने के बाद जो कि एक फीमेल घोस्ट के बारे में थी, महिंद्रा ने विंडो के बाहर झांकना बंद कर दिया और अवॉइड करने लगा। One night, Mahindra was woken up from his sleep by a low moan. और एक रात क्या हुआ कि कोई रोने की आवाज सुनकर महिंद्रा अपनी नींद से सडनली जाग गया। महिंद्रा broke into a cold sweat and fell back on the pillow panting. और महिंद्रा इतना डर गया कि उसको पसीने आने लगे और वो अपने पिलो पे वापस पीछे लेट गया और उसकी धड़कनें बहुत तेजी से धड़कने लगी और वो जोर जोर से सांस लेने लगा। महिंद्रा
handed in his papers resolving to leave the haunted place the very next day. और महिंद्रा इतना डर गया कि उसने इस मैटर को रिजॉल्व करने के लिए अगले ही दिन पेपर्स थमा दिए अपने ऑफिसर्स को, ताकि वो वहां से जा सके। सो फ्रेंड्स, आज हमने इस वीडियो में क्या सीखा? हॉरर स्टोरी, जो ईश्वरन ने हॉरर स्टोरी सुनाई थी, हमने उसके बारे में जाना। एंड ईश्वरन स्टोरीज इम्पैक्ट, जो ईश्वरन की स्टोरीज का महिंद्रा पे इम्पैक्ट पड़ा, हमने उसको भी समझा। तो आज हमने सप्लीमेंट्री रीडर मोमेंट्स का 3rd चैप्टर ईश्वरन द स्टोरी टेलर का पेज नंबर 16 और 17 समझा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप घर पे जाके इसको दोबारा से पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, जिससे कि आपको एग्जाम टाइम में हेल्प मिल सके। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्लास। पिछली 3 वीडियो में हमने 9th क्लास की सप्लीमेंट्री रीडर मोमेंट्स का 3rd चैप्टर, जिसका नाम है ईश्वरन द स्टोरी टेलर, पढ़ा। आइए हम जानते हैं कि आज हम इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे। आज हम इस वीडियो में ईश्वरन द स्टोरी टेलर के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। आइए जानते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, इन व्हाट वे इज ईश्वरन एन एसेट टू महिंद्रा? महिंद्रा के लिए ईश्वरन क्यों वैल्यूएबल था? मीन्स ईश्वरन क्यों इतना इम्पोर्टेंट था महिंद्रा के लिए? आइए जानते हैं इसका आंसर। द ऑथर सेज सो बिकॉज ईश्वरन प्रोवाइडेड अ ग्रेट कंपनी टू महिंद्रा। ऑथर ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि महिंद्रा के लिए ईश्वरन बहुत ही अच्छा एक दोस्त था, बहुत ही अच्छी उसको वो कंपनी देता था, साथ देता था। He would chat with Mahindra at night when he returned from his work. और ईश्वरन जो है वो महिंद्रा के साथ रात को बातें भी करता था जब वो अपने ऑफिस से वापस आ जाता था। ईश्वरन would also entertain महिंद्रा by telling stories. और ईश्वरन जो है महिंद्रा को स्टोरीज सुनाकर भी एंटरटेन करता था। Thus, with Ishwaran around, Mahindra never felt bored and never felt the necessity of having a TV for entertainment. और इसीलिए जब भी ईश्वरन आसपास होता था तो महिंद्रा को कभी भी बोर फील नहीं हुआ और उसको कभी भी एंटरटेनमेंट के लिए टीवी की जरूरत नहीं पड़ी। आइए जानते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन। हाउ डज ईश्वरन डिस्क्राइब the uprooted tree on the highway? What effect does he want to create in his listeners? ईश्वरन ने उस uprooted tree को जो हाईवे पे पड़ा हुआ था उसको कैसे डिस्क्राइब किया, और ऐसा डिस्क्रिप्शन करके ईश्वरन लिसनर्स के लिए कौन सा इफेक्ट क्रिएट करना चाहता था? तो आइए जानते हैं इसका आंसर। ईश्वरन डिस्क्राइब्स द uprooted tree on the highway with eyebrows suitably arched and hands held out in a dramatic way. ईश्वरन अपनी डिस्क्रिप्शन शुरू करता है एक uprooted ट्री की जो कि हाईवे पे पड़ा हुआ है, और वो अपनी डिस्क्रिप्शन ऐसे सुनाता है। पहले वो अपनी आईब्रो को उठाता है और अपने हाथों को बहुत ही ड्रामेटिक वे में घुमाता है। He would begin by saying that the road was deserted and he was all alone. और वो ऐसे शुरू करता है कि रोड बहुत ही खाली थी और वो अकेला था। Suddenly he spotted something that looked like an enormous bushy beast lying sprawled across the road.
और सडनली उसको दिखाई देता है एक बहुत ही बड़ा जंगली जानवर जो कि रोड पर फैला हुआ है। तो यहाँ पर उसने क्या कहा कि वो जो अपरूटेड ट्री है वो उसको एक जानवर की तरह दिखाई देता है, एक जंगली जानवर की तरह दिखाई देता है जो रोड पर फैला हुआ है। The effect he wants to create is suspense and a surprise ending। और ऐसा डिस्क्रिप्शन करके जो ईश्वरन है वो एक सस्पेंस क्रिएट करना चाहता है और एक सरप्राइज एंडिंग क्रिएट करना चाहता है लिसनर्स के लिए। आइए जानते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन। हाउ डज ही नरेट द स्टोरी ऑफ द टस्कर? डज इट अपीयर टू बी प्लॉजिबल? ईश्वरन टस्कर की स्टोरी कैसे नरेट करता है? क्या जो उसने डिस्क्रिप्शन दिया वो एक्सेप्टेबल था? आइए जानते हैं इसका आंसर। ईश्वरन narrates the story with a prologue and then how he injured the third toe of the wild tusker with a cane in his hand। ईश्वरन अपनी स्टोरी को नरेट करते हुए शुरू करता है और बताता है कि कैसे उसने एक टस्कर मीन्स बड़े दांतों वाला हाथी, एक टस्कर के थर्ड टो पर एक लकड़ी मारकर उसको इंजर्ड किया। द वाइल्ड टस्कर कोलैप्स्ड और जो वाइल्ड टस्कर था वो बेहोश हो गया। नो, द स्टोरी डज नॉट सीम टू बी प्लॉजिबल बिकॉज ईश्वरन वॉज अ स्मॉल बॉय एट दैट टाइम एंड द एलिफेंट described by him was very big। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि जो स्टोरी ईश्वरन ने सुनाई वो बिल्कुल प्लॉजिबल नहीं थी। प्लॉजिबल मीन्स एक्सेप्टेबल नहीं थी क्योंकि ईश्वरन उस वक्त बहुत ही छोटा बच्चा था जब उसने उस वाइल्ड टस्कर का सामना किया। आइए जानते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। Why does the author say that Ishwaran seemed to more than make up for the absence of a TV in Mahindra's living quarters? ऑथर ने ऐसा क्यों कहा कि महिंद्रा के लिविंग क्वार्टर्स में ईश्वरन एक टीवी की कमी पूरी करता था? आइए जानते हैं इसका आंसर। The author says so because ईश्वरन provided a great company to Mahindra। जो ईश्वरन है वो महिंद्रा के लिए एक बहुत ही अच्छी कंपनी था, उसका बहुत ही अच्छा साथ देता था। Chatted with him at night when he returned from his work। और जो ईश्वरन है वो महिंद्रा के साथ बातें भी करता था रात को जब महिंद्रा अपने काम से वापस आ जाता था। Tell him stories। और ईश्वरन जो है वो महिंद्रा को स्टोरीज सुनाता रहता था। So Mahindra never felt the need of having a TV in his living quarters। और महिंद्रा को कभी भी टीवी की कमी महसूस नहीं हुई जब वो अपने लिविंग क्वार्टर्स में रह रहा था। He enjoys Ishwaran's company and keeps him even after leaving the house। और इसीलिए महिंद्रा को ईश्वरन की कंपनी बहुत ही ज्यादा पसंद थी और वो उसको उसका काम खत्म होने के बाद भी अपने घर में, अपने लिविंग क्वार्टर्स में रखता था। महिंद्रा कॉल्स घोस्ट्स और स्पिरिट्स अ फिगमेंट ऑफ द इमेजिनेशन। व्हाट हैपेंस टू हिम ऑन अ फुल मून नाइट? महिंद्रा भूत और आत्माओं को एक काल्पनिक कथन बताता है, मतलब कि वो कहता है कि घोस्ट्स और स्पिरिट्स सिर्फ कल्पनाओं में होती है। What happens to him on a full moon night means के फुल मून नाइट के दिन उसके साथ क्या होता है। आइए जानते हैं इसका आंसर। On a full moon night, Mahindra sees an apparition similar to ईश्वरन्स description। जब फुल मून नाइट होती है तो महिंद्रा को वही भूत प्रेत दिखाई देता है जिसके बारे में ईश्वरन ने डिस्क्राइब किया था।
he experienced a low moan and a dark cloudy form clutching a bundle. और वो एक लो मोन एक्सपीरियंस करता है, मतलब कि उसको किसी के धीरे से रोने की आवाज आती है और उसको दिखाई देता है विंडो से बाहर कि जैसे कोई डार्क क्लाउडी फॉर्म जो है उसने किसी बंडल को पकड़ा हुआ है। He broke into a cold sweat and fell back on the pillow panting. और वो बहुत ही पसीना पसीना हो जाता है और अपने पिलो पर वापस पीछे लेट जाता है, अपने तकिए पर वापस पीछे लेट जाता है और उसके दिल की धड़कनें भी बहुत तेज हो जाती है। He began to reason with himself and finally concluded that it must have been some sort of auto-suggestion, some trick that his subconscious had played on him. और वो अपने आप को रीजंस देना शुरू करता है कि ज़रूर ही ये कोई ऑटो सजेशन है, मीन्स अपने आप ही इसके दिमाग में आया, और या फिर ये उसकी सबकॉन्शियस माइंड की कोई ट्रिक है, मतलब कि या फिर उसकी माइंड ने उसके साथ कोई खेल खेला है। आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। कैन यू थिंक ऑफ सम अदर एंडिंग फॉर द स्टोरी? क्या आप इस स्टोरी की कोई और एंडिंग सोच सकते हैं? आइए जानते हैं इसका आंसर। द स्टोरी कुड एंड in a scene in which Mahindra would come to know that it was none other than Ishwaran who had tried to scare Mahindra that night by making all those noises. इसका एक एंड ऐसे भी हो सकता है कि क्या पता ईश्वरन ने ही महिंद्रा को डराने की कोशिश की हो उस रात को और उसी ने वो अजीब सी आवाजें निकाली हो। सो फ्रेंड्स, आज हमने क्या सीखा? आज हमने कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पढ़े ईश्वरन द स्टोरी टेलर के। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये क्वेश्चन आंसर्स आप एक बार फिर रिवाइज करेंगे घर पर जाके और आपको ये क्वेश्चन आंसर्स आपके एग्जाम टाइम में बहुत हेल्प करेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश स्मार्ट क्लास। दोस्तों, आज हम लोग हमारी 11th की बुक हॉर्नबिल का चैप्टर 2 पढ़ेंगे। इस चैप्टर का नाम है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। और जैसे कि आपको याद होगा, हम लोग इस चैप्टर का पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने जाना कि किस तरह से नरेटर अपनी फैमिली के साथ एक जर्नी पर निकलता है और वो जर्नी ऑलरेडी जेम्स को 200 इयर्स पहले कर चुके हैं और नरेटर चाहता है कि वो उसे दोबारा से दोहराए, डुप्लीकेट करे, और इसी वजह से वो लोग जुलाई में इंग्लैंड से निकल चुके हैं। हमने इससे पहले वीडियो में उनकी जनवरी 2 के डे के बारे में बात करी कि जनवरी 2 को उन लोगों को क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इस चैप्टर के पार्ट 3 की। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं सबसे पहले कि आज इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ेंगे। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जनवरी 3, जनवरी 4 एंड जनवरी 5 के बारे में कि आखिर 3, 4 और 5 जनवरी को उनकी जर्नी कैसी रही। चलिए अब हम स्टोरी को पढ़ना शुरू करते हैं। बाय मॉर्निंग ऑफ जनवरी 3, अब नरेटर जनवरी 3 के बारे में हमें बता रहा है और बता रहा है कि किस तरह से उन लोगों ने 2 आवर्स का रेस्ट ले लिया था रोटेशन करते हुए। इसके बाद वो हमें बता रहा है कि बट वी स्टिल हैड अ ट्रेमेंडस लीक समवेयर बिलो द वाटर लाइन, कि अभी भी उनकी शिप में कहीं पर बहुत बड़ी लीक थी जिससे पानी अंदर आ रहा था। And on checking, I found that nearly all the boat main ribs frame was smashed. और जब नरेटर ने नीचे जाकर चेक किया तो उसने पाया कि जो बोट के मेन रिब्स फ्रेम है वो सब टूट चुके हैं। आगे नरेटर अब हमें बता रहा है कि we had survived for 15 hours since the wave hit, यानी कि जो सबसे पहले तूफान में जिस वेव ने नरेटर की बोट को हिट किया था उसको अब 15 आवर्स हो चुके हैं और नरेटर ने ये 15 आवर्स सरवाइव कर लिए हैं।
अब नरेटर ने चार्ट्स देखे और कैलकुलेट किए और उसे पता चला कि आसपास ही यानी कि कुछ फ्यू 100 किलोमीटर ईस्ट में 2 छोटे छोटे आइलैंड है। इसके बाद ये जो ब्लैक वर्ड्स लिखे हुए हैं, पिन प्रिक्स इन द वास्ट ओशन, ये जो फ्रेज है ये इम्फेस करता है द इनसिग्निफिकेंस ऑफ 2 स्मॉल आइलैंड इन द वास्ट ओशन, यानी कि इतने बड़े ओशन में वो बहुत छोटे छोटे आइलैंड थे जो कि अनइम्पॉर्टेंट थे, लेकिन नरेटर के लिए वो आइलैंड ही एक होप बन गए ताकि वो अपनी जान बचा सके। अब जनवरी 3 यहीं पर खत्म हो जाता है। इसके बाद नरेटर बात करता है जनवरी 4 की और हमें बताता है कि किस तरह से अब 36 आवर्स हो चुके हैं उन्हें पानी बोट से निकालते हुए, और मैरी को नीचे से कुछ बीफ और बिस्किट मिल जाता है और आफ्टर 2 डेज के बाद उन्हें पहली बार कुछ खाने को मिलता है। ये उनका फर्स्ट मील था इन ऑलमोस्ट 2 डेज। बट नरेटर और उसकी फैमिली की ये पीसफुलनेस थोड़ी ही देर की थी, क्योंकि एट 4 PM ब्लैक क्लाउड्स बिगेन, यानी कि 4 बजे फिर से काले बादल उनके ऊपर छाने लगे। और बिफोर सनराइज ऑन जनवरी 5 आवर सिचुएशन वॉज अगेन डेस्परेट। अब उन लोगों की सिचुएशन फिर से खराब हो जाती है बहुत, इसलिए नरेटर अपने बच्चों के पास जाता है उन्हें कंफर्ट करने के लिए। तो जो नरेटर का बेटा होता है वो अपने पापा से पूछता है, डैडी आर वी गोइंग टू डाई, कि क्या हम मरने वाले हैं। इस पर नरेटर उन्हें एश्योर करने की कोशिश करता है, पर तभी नरेटर का बेटा बोलता है, बट डैडी वी आरंट अफ्रेड ऑफ डाइंग if we can all be together, you and mummy, सुई and I, कि मुझे मरने से डर नहीं लगता अगर हम लोग सब एक साथ हैं। और दोस्तों यही से हमारे चैप्टर का टाइटल भी आता है, We are not afraid to die if we can all be together। इसके बाद नरेटर बोलता है कि That evening Mary and I sat together holding hands। उस शाम को मैरी और नरेटर एक साथ अपने हाथ पकड़कर बैठ जाते हैं और उन्हें ऐसा लगता है जैसे कि उनका एंड नियर हो, यानी कि उनका अंत बहुत करीब हो। और वही दूसरी तरफ जो नरेटर की डॉटर होती है सुजेन, उसका हाफ साइड हेड का काफी ज्यादा सोलन हो चुका होता है, उसकी आंखें बहुत ज्यादा ब्लैक हो चुकी होती है। She gave me a card she had made, और वो अपने फादर को एक कार्ड देती है जो उसने खुद बनाया होता है। Next, I checked and rechecked my calculations. We had lost our main compass and I was using a spare which had not been corrected. यानी कि नरेटर अब अपनी कैलकुलेशंस चेक कर रहा होता है कि कहाँ पर एग्जैक्टली वो आइलैंड है, और नरेटर अपनी कंपास भी खो चुका होता है, जिससे वो आइडिया लगा सकता है कि किस तरफ वो आइलैंड है, और इसी वजह से अब वो एक पुरानी कंपास को यूज कर रहा होता है। अब नरेटर उस टूटी हुई कंपास से, उस पुरानी कंपास से ही पता लगाने की कोशिश करता है कि इंडियन ओशन के किस फ्लो पर आखिर वो आइलैंड है। इसके बाद जॉनथन अपने फादर के पास जाता है और बोलता है, कैन आई हैव अ हग। इस पर नरेटर पूछता है, वाई एम आई गेटिंग अ हग नाउ, कि तुम मुझे इस वक्त क्यों हग कर रहे हो। इस पर जॉनथन बोलता है, बिकॉज यू आर द बेस्ट डैडी इन द होल वर्ल्ड एंड द बेस्ट कैप्टन। जॉनथन अपने फादर को रिप्लाई करता है। इस पर नरेटर बहुत सैड वॉइस में बोलता है कि नॉट टुडे। तो उसकी जो डॉटर होती है सुजेन, वो बोलती है, वाई यू मस्ट बी, यू फाउंड द आइलैंड, कि आपको होना चाहिए क्योंकि आपने आइलैंड फाउंड कर लिया है। और नरेटर फटाफट भागकर डेक पर जाता है और हमें बताता है, इट वॉज ओनली अ ब्लीक पीस ऑफ वोल्केनिक रॉक with little vegetation, the most beautiful island in the world। कि बहुत छोटी सी पीक ही अभी उसे दिख रही होती है और वहाँ पर बहुत थोड़ी वेजिटेशन होती है, पर उसके लिए वो दुनिया का सबसे सुंदर आइलैंड है। और रात के समय वो लोग उस आइलैंड पर लैंड करते हैं। अगली सुबह 28 इनहैबिटेंट्स जो उस आइलैंड पर पहले से रहते होते हैं, वो उन्हें आकर हेल्प करते हैं। और फाइनली नरेटर और नरेटर की फैमिली लैंड पर होते हैं। फाइनली नरेटर सोचता है, I thought of a 7-year-old girl who did not want us to worry about a head injury।
कि उस 7 साल की लड़की जिसके सर पर इतनी चोट लगी हुई है, फिर भी वो नरेटर को नहीं बताती कि उसकी चोट लगी हुई है, क्योंकि वो उसे परेशान नहीं करना चाहती होती। और वही उसका 6 साल का बेटा, जो कि डरता नहीं है मरने से, क्योंकि उसके फादर, उसकी मदर और उसकी बहन सब उसके साथ है। और इसी के साथ दोस्तों हमारा ये चैप्टर आज यहीं पर खत्म होता है। बात करते हैं कि आज हमने इस वीडियो में क्या सीखा। आज इस वीडियो में हम लोगों ने जाना जनवरी 3 एंड जनवरी 4 एंड 5 के बारे में, कि किस तरह से उन्होंने क्या नए चैलेंजेस फेस किए, किस तरह से एक ऐसा टाइम आ गया था कि उन्हें लगा था कि अब वो बच नहीं पाएंगे, और फाइनली वो एक आइलैंड पर पहुंच गए, और किस तरह से सुज़ैन और जोनाथन ने अपनी ब्रेवरी हमें इस चैप्टर के थ्रू दिखाई। ये चैप्टर है हमारी बुक हॉर्नबिल से। तो मुझे उम्मीद है कि घर जाकर अब जब ये चैप्टर पूरा खत्म हो गया है तो आप एक बार इसे दोबारा जरूर पढ़ेंगे। In the next video, we are going to talk about the practice question for this chapter. तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्ते दोस्तों, डीजी साथ के आज के एपिसोड में आशा करता हूँ कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आइए देखते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा। आज हमने कक्षा 9 में अंग्रेजी विषय के अध्याय ईश्वरन द स्टोरी टेलर चैप्टर को पढ़ा, और इसके बाद कक्षा 11 में इंग्लिश के ही चैप्टर वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर को पढ़ा।